यहाँ पर जैन जी हम लोग को फंसा के चले गए हैं। बात हुई थी कि विमोचन करना है और ये बिठा के गए हैं कि इस पर बात कर लीजिए। तो अब हालांकि बिठा दिया गया है तो ये बातचीत करते हैं। फिर हमारे बीच में मोहित शर्मा जी हैं। ये जो दो कॉमिक्स हैं, ये एक कॉमिक्स है बज्जू श्याम जी के ऊपर। बज्जू श्याम जो हैं बहुत ही बड़े कलाकार हैं हमारे भारत के और आदिवासी कलाकार हैं, इनको पद्म सम्मान मिला है। दूसरी हमारी गुलाबो सपेरा हैं, ये भी एक आदिवासी कलाकार हैं और इनको भी पद्म सम्मान मिला है। इन दोनों की जीवनियाँ संदीप मुरारका जी ने लिखी और काफ़ी चर्चित इनकी जीवनियाँ हैं। उसको मोहित जी ने कॉमिक्स का एक रूप दिया है, तो इसके बारे में कुछ मोहित जी से हम लोग जानकारी लेंगे किस तरीके से कॉमिक्स के रूप में से बनाया गया और क्या समस्याएं आईं, किस तरीके से बनाया गया, और फिर उसका हम इसके विमोचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि संदीप सर अगर होते हमारे बीच किसी कारण से वो नहीं आ पाए, व्यक्तिगत कारण से, अगर वो होते तो ज़्यादा उनसे बातचीत हो पाती कैसे उन्होंने सोचा। तो मोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि संदीप सर ने आपको किस तरीके की स्टोरी दी थी और आपने फिर उसको किस तरीके से एक कॉमिक्स के रूप में बदला, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो थी वो क्या आई आपके सामने? देखिए, जब विषय चयन की बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्लैमरस चीज़ की तरफ या जो चीज़ हमारा ध्यान ज़्यादा खींचे उसकी तरफ हम जाते हैं। तो संदीप मुरारकर जी ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि वो आदिवासी समाज की जो विभूतियाँ हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं। तो उसी पहल के तहत भज्जू श्याम जी और गुलाबो सपेरा जी, ये इन दोनों को पद्मश्री मिल चुका है और इन्होंने बड़ा संघर्ष करके, जैसे मैं आपको बताऊं कि कहानी के कुछ पहले पन्ने में ही ऐसा कुछ आ जाता है गुलाबो सपेरा में कि उनको पैदा होते ही रेत में दफना दिया गया और एक हाथ रेत से बाहर आता है। तो जो मैं सुबह बात कर रहा था कि सच्चाई कई बार कल्पना से बहुत ज़्यादा अजीब और आप सोच भी नहीं सकते वैसा होता है। तो ये कुछ ऐसी लाइफ स्टोरीज़ हैं जिनको अडेप्ट करने के लिए आपको उन्हें देखना पड़ता है कि वो कहाँ उन्होंने अपने क्षेत्र में उन्होंने प्रभाव डाला जी, कहाँ वो गए। और ये भज्जू श्याम जी और गुलाबो सपेरा ये पूरी दुनिया में टूर कर चुके हैं, पूरी दुनिया में के लोगों को अपना संदेश दे चुके हैं, अपनी कला पहुंचा चुके हैं। तो इनका जो एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है और मैं कहूँगा कि जो एक भारतीय पहचान भी है वो इन्होंने दुनिया भर तक पहुंचाई है। और संदीप मुरारका जी के मार्ग निर्देशन में ये बहुत आसान था कि उनकी जो दी गई जानकारी थी उसको कॉमिक्स में बदल। अच्छा मोहित जी, जब आपने इसको लिखा या ये किताब के रूप में बनी तो उसके बाद मैंने इसकी जो प्रूफ रीडिंग थी मैंने की, जब मैं पढ़ रहा था इसे, तो मैं भी कहीं ना कहीं से इसका हिस्सा रहा। एक चीज़ मैंने देखी है, मैं बचपन से कॉमिक्स पढ़ता रहा हूँ, फ्लाई ड्रीम्स की भी कॉमिक्स पढ़ता हूँ। तो अभी हम लोग अधिकतर जो कॉमिक्स पढ़ते हैं वो कॉमिक्स होती हैं सुपर हीरो की या इस तरह की कॉमिक्स होती हैं जो मनोरंजक हों। लेकिन मैंने पहली बार ये कॉमिक्स देखी या पढ़ी जो किसी की जीवनी पे हो। तो ये किस तरीके से जो अन्य कॉमिक्स हैं, जो हम सुपर हीरो की कॉमिक्स नागराज डोगा लिख रहे हैं या फिर हम यहाँ फ्लाई ड्रीम में लावा या किंचुल का लिख रहे हैं, उससे किस तरीके से अलग है और किस तरीके से भिन्न है थोड़ा सा? देखिए, जीवन सभी का संघर्ष वाला होता है, लेकिन कुछ जीवन ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि उसमें एक जीवन में इतना संघर्ष कैसे हो सकता है। तो मैं आपको इनके अलावा एक और उदाहरण दूंगा, स्वर्गीय सुभाष मुखोपाध्याय जी। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर थे और उन्होंने भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी उन्होंने जी योगदान दिया था अपना। तो कुछ ऐसा था कि उनको कहीं से भी सहयोग नहीं मिला, हर जगह से उनका मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि ये बड़ा गंदा काम कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और उन्होंने जो वो रेस थी ना, जो वो यूरोपियन साइंटिस्ट और वेस्टर्न साइंटिस्ट के साथ वो दौड़ रहे थे, उसमें वो बस शायद 60-70 दिन से पीछे रह गए। वो जो दूसरी बच्ची जो टेस्ट ट्यूब से हुई वो भारत में हुई थी, लेकिन कुछ दिनों से हार गए, कुछ हफ्तों से हार गए। और फिर वो उन्होंने परेशान होकर, सिस्टम से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन उनका जो जीवन है और उन्होंने जितनी खोज की, उन्होंने जितना अपना संघर्ष किया, उस पर अगर कॉमिक्स बनाई जाए या उस पर अगर कहानी कही जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत है। मैं कई बार देखता हूँ कि भारतीय फिल्म जो हमें पसंद आती है, बाद में पता चलता है कि अरे ये तो फलाना बाहर की फिल्म से उठाई गई है, ये सीन वहाँ से उठाया गया है।
और मुझे लगता है कि अगर हम भारत की कहानियों को ही देख लें तो इतनी सारी कहानियाँ हैं, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे लेखक बैठे हुए हैं, तो उनकी कहानियों को अगर हम फिल्म में और अलग माध्यमों में ढालें तो मुझे लगता है कि हमें बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है। भारत में बहुत रचनात्मकता है और बहुत कल्पना है, लेकिन बस यही है कि हम लोग शायद कुछ हीन भावना से गुजर रहे हैं, या हमें लगता है कि बाहर का माल है तो इम्पोर्टेड है तो कुछ वर्ल्ड क्लास है, लेकिन हमें अपने अंदर झांकना है। मैं वर्ल्ड क्लास हूँ, आप वर्ल्ड क्लास हैं, और यहाँ सब बैठे लेखक वर्ल्ड क्लास हैं, मैं तो यही कहता हूँ। बिल्कुल, निश्चित ही मोहित जी, आप ये जो क्लैपिंग है ये आप बाद में एडिट करवा देना, सब लोग का करवा दें। जी तो मोहित जी जैसे कि मैं भज्जू श्याम जी की जब पढ़ रहा था इसके बारे में कॉमिक्स को, हालांकि अभी जल्द ही आम पाठकों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी जो सब लोग पढ़ पाएंगे उनके बारे में, तो जब मैंने पढ़ा कि भज्जू श्याम जी की जीवन किस तरीके से बदला। एक वो साधारण से दीवारों को पेंट करने वाले व्यक्ति अपने मामा के पास जाते हैं और वहाँ से वो उनसे कहते हैं कि नहीं मैं कुछ कला बनाऊंगा, उससे वो चीज़ें सीखते हैं, और फिर वो व्यक्ति जाता है विदेशों में, वहाँ वो व्यक्ति मेट्रो को देखते, मेट्रो में चीज़ें करता है, वो व्यक्ति हाथी में पंख लगाता है, इस तरह की कलाकृति बनाता है जो उसे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर देती है और उसको पद्म सम्मान दिलाती है। तो निश्चित ही इस तरीके की चीज़ें हैं कि हम उन्हें अपेक्षित करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसे विदेश के लोग या दूसरे जगह के लोग उन्हें पहचानते हैं, हम लोग उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं अगर बात करूँ दोनों की कहानियों में, तो आपको किसकी कहानी लिखने में ज़्यादा मज़ा आया? ये बड़ा कठिन सवाल है, और लेकिन मुझे लगता है कि गुलाबो सपीरा जी की कहानी में मुझे थोड़ा ज़्यादा आनंद इसलिए भी आया कि एक महिला का संघर्ष जो होता है वो कहीं ना कहीं एक अलग स्तर का होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो उन्होंने अपने जीवन में अचीव किया है और जितना वो आगे बढ़ पाई हैं और जहाँ जहाँ तक वो अपना संदेश फैला पाई हैं, तो मुझे उनकी कहानी कहने में ज़्यादा आनंद आया। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि भज्जू श्याम जी की कहानी उससे कुछ भी इस तरह से कमतर है, बस कुछ दशमलव पॉइंट का रहा होगा, बस बाकी तो दोनों में ही मज़ा आया। बिल्कुल, एक तो उन महिला होने के नाते उनको अपने अलग संघर्ष जीवन भर करने पड़े। सबसे बड़ा संघर्ष तो उनका ये रहा है कि उनको जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब मैं से पढ़ रहा था तो पढ़ा कि जब वो पैदा हुई तो पैदा होते ही उनको ज़मीन में गाड़ दिया गया, जिंदा गाड़ दिया गया कि वो जी ना पाए। तो निश्चित ही उनका संघर्ष ज़्यादा है। एक सवाल और मेरे दिमाग में यहाँ से आता है कि अगर आप दोनों लोग आपसे मिलते हैं, आपको मिलने का मौका मिलता है, तो आप किन से क्या सवाल पूछना चाहेंगे दोनों में से? देखिए, सवाल तो बहुत सारे होते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं अक्सर बोलता हूँ जीवन को ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटीज़ का गेम। जी। यहाँ आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसा शायद आप घर जाएंगे, आपको लगेगा, आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 5 सवाल तो रह ही गए, या ये मैं इस तरह पूछ सकता था। जी। तो मुझे लगता है कि उनके जीवन से जुड़ी कोई ऐसी बातें जो पब्लिक नहीं हुई है या जो वो साझा करना चाहें, या कुछ ऐसे संघर्ष जो अभी तक लोगों के पास इतने व्यापक तरीके से नहीं पहुंचे हैं, तो मैं उन पर बात करना चाहूँगा और मैं उनको अगले एडिशन में या उसमें जोड़ना भी चाहूँगा। जैसे कि आपने अगले एडिशन की बात की, तो इसके अलावा किन कॉमिक्स पे काम कर रहे हैं आप और क्या नया आने वाला है? आदिवासी समुदाय बहुत सारे हैं, कबीले बहुत सारे हैं भारत में जी, और सबके अपने संघर्ष हैं जी। तो इनके बाद जैसे तीजन बाई हैं। अच्छा। और कुछ विभूतियां हैं जिनका अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो अभी हम लोग मेंशन नहीं कर सकते। जी। तो ऐसा कई सारे लोग हैं जिनका हमें संघर्ष लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और उनकी जीवनी या उनकी कहानी जो अपने आप में एक फिक्शन से बहुत ज़्यादा ऊपर स्तर की है, वो भारत भर के बच्चों तक, भारत भर के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी, निश्चित ही मतलब एक साफ संदेश हम लोग को मिलता है कि निश्चित ही कई सारी कॉमिक्स जो जीवनी पे है वो हम लोग को मिलेंगी। हालांकि हम लोग के पास समय थोड़ा सा कम है और हम लोग को ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया गया है, फिर भी हम लोगों ने, आपने मतलब बहुत अच्छे से उत्तर दिए और काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी दी। तो मैं इसके लिए फिर जैन जी और मिथिलेश जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर कि वो इस कॉमिक्स का विमोचन के लिए आएँ, और उसके बाद फिर जो हमारे आगे का सत्र है उसकी ओर हम लोग बढ़े। मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी चीज़ें इस पर बताई हमको, और भी चीज़ें जब कॉमिक्स पाठकों के बीच में आएगी तो हम लोग चाहेंगे कि इस पर एक विस्तृत चर्चा कॉमिक्स पर ही हो, जिससे और भी जो पहलू है वो हम लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।